हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके रिवीजन सेशन के साथ यहाँ पर जुड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे सेशन के साथ एंड सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर देंगे एंड सेशन को शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन दूंगा जो कि आपके बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। एंड फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जायद फसल का उदाहरण है। तो देखो, जायद फसल का एग्जाम्पल पूछ रखा है इन्होंने। पहली बात तो याद रख लेना कि जायद फसल होता क्या है। तो जायद वो फसल है जो कि गर्मी के टाइम पर बोया जाता है। ठीक है, तो जायद फसल गर्मी के टाइम पर बोया जाता है। तीन टाइप के फसल आप लोग याद रख लो। पहला ये रवि याद रख लो, दूसरा खरीफ याद रख लो, रवि, खरीफ, और एक याद रख लो जायद। तो तीनों के तीनों आप लोगों को याद रख लेने हैं फसल में। ठीक ना। रवि का फसल कब होता है? तो रवि का फसल आप लोगों को सिंपल से याद रख लेना, ये ठंडी के टाइम पर होता है। ठंडा के टाइम पर रवि का फसल होता है। खरीफ अगर पूछे तो खरीफ सिंपल सा बात है कि बरसात के टाइम पर, वर्षा के टाइम पर खरीफ का फसल होता है। एंड जायद का फसल जो होता है ये गर्मी के टाइम पर आपका होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, जायद का फसल गर्मी में, खरीफ का फसल वर्षा में, एंड रवि का फसल ठंडा में होता है। तो ये तीन आपको फसल याद रख लेने हैं। ठीक है। अब देखो, ठंडा में जो फसल होता है भाई, ये तो रबी फसल कब किस मंथ में होता है? तो याद रख लेना, ये नवंबर से दिसंबर के मंथ में होता है। नवंबर से दिसंबर के मंथ में इसकी फसल खेती करी जाती है। ठीक है, तो रबी फसल की खेती कब करी जाती है? तो नवंबर दिसंबर के मंथ में खेती करी जाती है। एंड अप्रैल के मंथ में इसे काट लिया जाता है। अप्रैल में क्या किया जाता है? तो काटा जाता है इस फसल को, ध्यान में रख लेना है। खरीफ की फसल की खेती कब करी जाती है? तो खरीफ का याद रख लेना भाई कि जून जुलाई में खरीफ के फसल की खेती करी जाती है। जून जुलाई में खरीफ के फसल की खेती करी जाती है। एंड इसे काटा कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसे काटा जाता है। कब? तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसे काट लिया जाता है, काटा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और जायद का फसल तो गर्मी, जैसा कि यहाँ पर देखा गया है, तो गर्मी के टाइम पर होता है। तो मार्च मार्च अप्रैल के टाइम पर जो है जायद फसल की खेती करी जाती है। एंड इसे काटा कब जाता है? तो मई जून याद रख लेना है। मई जून में इसे क्या करा जाता है? तो काट लिया जाता है, काटा जाता है फसल को। ठीक है, तो इन सभी बातों से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा फसल कब होता है। अब रबी फसल में कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना कि जैसे गेहूं, चना, सरसों, ये सभी कब होते हैं? तो ये सभी ठंडा के टाइम पर होता है। तो ये सभी रबी फसल में आ जाते हैं। खरीफ फसल में क्या आ जाएंगे? तो जो आपके बरसात के टाइम पर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग ले लो, धान हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब कब होता है? तो बरसात के टाइम पर होता है। तो वो सभी खरीफ फसल में आ जाएंगे। एंड जायद फसल जो कि गर्मी के टाइम पर होते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, खीरा, ककड़ी, कद्दू, तारबूज, ये सभी जो होते हैं आपके जायद फसल में आते हैं। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, फिर उसके बाद आपके ये सभी क्या हो जाएंगे? तो ये सभी जायद फसल हो जाएंगे, जो कि आपके ठंड गर्मी के टाइम पर फसल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आई होप कि टीआरई 4 में यहाँ से पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा जा सकता है यहाँ से एक प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता भी दिया है। तो जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? तो धान भाई नहीं है, खीरा भी नहीं, खीरा है यहाँ पर जायद फसल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, खीरा है। ठीक है। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो राष्ट्रीय गान, तो भाई राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ये आपसे पूछा जाए तो पहली बात यही याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो राष्ट्रीय गान लिखा किसने है? तो भाई याद रख लेना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है। इसका जो लिखा था राष्ट्रगान किसने? तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किसने किया है? तो अंग्रेजी अनुवाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद भी करा है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में अगर राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था उसका टाइटल क्या था, तो हिंदी में राष्ट्रीय गान का टाइटल क्या था अगर पूछा जाए, तो याद रख लीजिएगा, भारत भाग्य विधाता। तो भारत भाग्य विधाता। तो हिंदी में राष्ट्रीय गान का टाइटल भारत भाग्य विधाता। और अगर इंग्लिश में पूछ ले कि इंग्लिश में राष्ट्रीय गान का टाइटल क्या था, तो याद रख लेना है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इंग्लिश में अगर टाइटल पूछ ले तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, एंड हिंदी में टाइटल पूछ ले तो भारत भाग्य विधाता आपको ध्यान में रख लेना है भाई। ठीक है।
धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो देखो केमिकल फॉर्मूला, ये भी आपके टीआरई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। तो ये मैं फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंशन कर देता हूँ, तो इसको भूलना मत आप लोग, अच्छे से देख ही लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो वही हमारा यहाँ पर क्या पूछ रखा है, तो धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो वॉशिंग सोडा का याद रख लेना आप लोग, NaHCO3 KOH Na2CO3 10H2 या फिर NaOH। तो याद रख लेना कि धोने वाला सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है उसका होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, जिसे कि आप क्या कहते हो, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का। अगर आपसे पूछ ले कि जो भाई वो खाने वाला सोडा होता है, तो जो आपका मीठा सोडा होता है या फिर खाने वाला सोडा होता है, उसका क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो याद रख लेना NaHCO3, ये हो गया आपका क्या, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो खाने वाला सोडा जो बेकिंग सोडा होता है, या फिर इसे ही मीठा सोडा भी कहा जाता है, तो खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, NaHCO3। KOH अगर पूछा जाए आपका कि किसका है, तो याद रख लीजिएगा ये कास्टिक पोटास का है, किसका है, कास्टिक पोटास का है। और ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसे कास्टिक पोटास कहा जाता है, KOH को। NaOH का क्या है भाई, तो इसे आप क्या कहते हो, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या कहते हो, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH को कहा जाता है। बिहार में चाय की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो देखो बिहार में चाय की खेती पूछी ना सर्वाधिक, ध्यान में रख लीजिएगा, रोहतास में नहीं भाई, रोहतास में तो बिहार में सबसे ज्यादा धान देखने को मिलता है। चाय पूछा है तो चाय आपको क्या लेकर के जाना होगा, यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक में किशनगंज के साथ आपको जाना होगा, बिहार में चाय सर्वाधिक कहाँ, तो किशनगंज के साथ आपको जाना होगा, ठीक है, किशनगंज के साथ। अगर पूछ ले तो याद एक बात और ही आप लोग यार ध्यान में रख लेना कि भारत जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है, भारत जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक, भारत जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। एंड अगर पूछे कि चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है पूरे देश लेवल पे, तो याद रख लेना है असम में चाय की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, असम जो है आपके चाय के लिए फेमस हो, टॉप में आपका चाय के लिए आता है असम, ध्यान में रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। पूर्णिया में आपका क्या सबसे ज्यादा होता है, तो जूट, याद रख लेना भाई, जूट पूर्णिया में सबसे ज्यादा। सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो देखो सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर किसे कहते हो, तो सुनहरा रेशा किसे कहते हो, कपास को कहते हो भाई, तो कपास को नहीं, कपास को तो सिल्वर फाइबर, रजत रेशा कहा जाता है, रजत रेशा सिल्वर फाइबर कहा जाता है, कपास को सिल्वर फाइबर, तो सिल्वर फाइबर किसे कहते हो, तो कपास को सिल्वर फाइबर कहा जाता है। सुनहरा रेशा पूछा है तो जूट के साथ जाना है, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जूट में सबसे टॉप पर कौन है, तो भारत और बांग्लादेश, भारत एंड बांग्लादेश जो है जूट के लिए सबसे टॉप पर आ जाते हैं, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। अगर पूछा जाए कि जूट बिहार में कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, तो याद रख लेना है पूर्णिया, पूर्णिया में जूट सबसे ज्यादा होता है बिहार में, पूर्णिया में जूट कहाँ, तो भाई बिहार में टॉप जो है आपका पूर्णिया आ जाता है जूट के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जूट के लिए, वेस्ट बंगाल में जूट जो है सबसे ज्यादा होता है भारत में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये सभी बात आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो भाई जल में घुलनशील अगर पूछ ले, तो जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन, तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको बता बता रखा था कि जल में घुलनशील जो होते हैं वो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए तो नहीं, विटामिन बी और सी होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, एक से अधिक। और वसा में घुलनशील, आपकी वसा में घुलनशील के लिए मैंने आपसे ट्रिक बता रखा था, वसा में, तो वसा में घुलनशील अगर पूछ ले आपसे तो एक ही याद रख लेना ट्रिक, कीड़ा, KED है, कीड़ा से एक ट्रिक याद रख लेना, सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। और जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं सभी स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो लीवर यकृत में स्टोर होते हैं, लीवर यकृत में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वसा में घुलनशील होते हैं सभी स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो लीवर यकृत में स्टोर होते हैं। और कीड़ा जो है उसका सभी विटामिन के नाम है
जो कि आपके वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखो पूछा गया है आपसे क्या, कि भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछ रखा है इन्होंने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो याद रख लेना गुजरात। तो गुजरात तो नहीं होना है भाई। जयपुर, तो जयपुर भी नहीं होना है। आपका हो जाएगा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का मैनचेस्टर पूछे, तो बिहार का अगर मैनचेस्टर पूछ ले, तो याद रख लीजिएगा गया का मानपुर। गया का मानपुर। गया का मानपुर। तो बिहार का मैनचेस्टर, गया का मानपुर। और अब रिसेंट टाइम में देखे हो कि गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया है भाई, तो गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। गया का नाम बदलकर, नाम बदलकर, बदलकर क्या कर दिया गया है, तो गया जी कर दिया गया है। गया जी, गया जी कर दिया गया है। तो गया का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, तो गया जी कर दिया गया है। ध्यान में जरूर आप लोग इसे रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो गया का नाम अब बदल दिया गया है एंड इसे गया जी कर दिया है, ध्यान में रखना है आपको। भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो देखो भाई रामसर स्थल की बात करी जाए तो भारत में रामसर स्थल 75 हो जाते हैं। ठीक है। और अगर पूछे जाए रामसर स्थल, तो रामसर स्थल को ही आर्द्रभूमि स्थल के भी नाम से जाना जाता है। एंड ये जो रामसर स्थल है अभी 75 है। और बिहार में जो है एकमात्र रामसर स्थल था, जो कि आपकी कांवर झील बेगूसराय में हुआ करता था। ठीक है, तो कांवर झील बेगूसराय में। और देखो एक की इसमें रामसर क्या है, तो रामसर जो है एक ईरान का एक जगह का नाम है। ईरान का एक जगह, ईरान का एक जगह का नाम है रामसर। ये भी आपसे पूछा जाता है कि रामसर क्या है, तो रामसर ईरान का एक जगह का नाम है। ठीक है। और देखो एक रामसर प्रोटोकॉल आया था जो कि 1971 में आया था। इस किसके लिए आया था, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। ये जो रामसर स्थल था उसके संरक्षण के लिए आया था 1971 में एक प्रोटोकॉल। संरक्षण के लिए, तो कंजर्वेशन करने के लिए एक 1971 में आया था एक प्रोटोकॉल, जिसे रामसर प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये आर्द्र भूमि या रामसर स्थल के प्रोटेक्शन के लिए आया था। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, तो वही दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पूछे या फिर मूंगा भित्ति पूछ ले, तो याद रख लेना मन्नार की खाड़ी नहीं है भाई, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि आपके कोरल सागर में है। कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये कोरल सागर में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति या फिर मूंगा भित्ति पूछ ले। और प्रवाल भित्ति जो होता है ये प्रवाल के जमा होने से बनता है, समुद्र के अंदर बनता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, कोरल सागर में प्रेजेंट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात हुई है, तो देखो न्याय अगर पूछ ले कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है, तो ध्यान में रख लेना है आपको कि प्रस्तावना में 2 प्रकार के न्याय, 3, 5 या फिर 4। तो प्रस्तावना में वही 3 प्रकार की न्याय की बात हुई है। और देखो यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन भी करा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक कर देंगे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दें। ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिशियल सेशन आपके लिए लेकर के आया हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न उठा के लाया हूँ, जो भी आपके एग्जाम के व्यूज से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सभी प्रश्न मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात हुई है, तो ध्यान रख लीजिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो पहला है सामाजिक, सामाजिक। दूसरा है आपका कौन सा, तो राजनीतिक। दूसरा है राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक। और तीसरा है वही, तो ये आर्थिक न्याय की बात हुई है। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करी गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है आपके प्रस्तावना में। ठीक है। और ये न्याय कहाँ से लिया गया है, तो न्याय याद रख लीजिएगा रूस से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, कब, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, तो याद रख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और इसके तहत जो है संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एकमात्र संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। और वह कब, तो एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन, 42वां, कब, तो 1976 में। और इसके तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं आपके प्रस्तावना में। कौन कौन सा, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
लिख लो अभी, अपनी कॉपी में लिख लो भाई, याद कर लो अभी। तो देखो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का बात किया गया है? 3, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। इस प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत जो है संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ओके। केंद्र का मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो देखो केंद्र का अगर मंत्रिपरिषद पूछ ले तो भाई वो किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होता है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। केंद्र का मंत्रिपरिषद किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगर आपसे पूछ ले कि एक जो उसमें एक जैसे कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? तो वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। निम्न में से दबाव समूह का उदाहरण है। देखो दबाव समूह, तो दबाव समूह का मतलब समझ रहे हो? दबाव समूह का मतलब होता है भाई कि वो सिर्फ अपने हित का बात करता है, वो किसी भी इलेक्शन में चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो ये होता है दबाव समूह, सिर्फ वो अपने हित के लिए बात करता है, अपने बेनिफिट के लिए बात करता है, एंड वो इलेक्शन में चुनाव में भाग नहीं लेता है। उसे ही दबाव समूह के नाम से, दबाव समूह के रूप में जानते हो। ठीक है, तो दबाव समूह का उदाहरण कौन सा है? तो मजदूर संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, रेलवे यूनियन है, या एक से अधिक। तो यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सभी के सभी दबाव समूह में आते हैं। तो एक से अधिक यहाँ करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये सभी जो है सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, ये किसी भी इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे रेलवे यूनियन हो गया, मजदूर संघ हो गया, आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, या फिर कोई भी जैसे कि छात्र संघ भी होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अपने हित की बात करते हैं, ये इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो याद रख लेना है कि पंचायती राज में भाई 18 नहीं, 18 विषय तो नगर निगम में होता है। नगर निगम में 18 विषय होता है, पंचायती राज में जो है 29 विषय होता है। कितना? तो 29 विषय होता है पंचायती राज में। और पंचायती राज कितने आर्टिकल में? तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज है, आर्टिकल 40 में पंचायती राज है। अगर पूछ ले कि भाग कितना, तो भाग 4 है, भाग 4 और भाग 9। ठीक है, भाग 4 और भाग 9 में जो है पंचायती राज आता है। और आर्टिकल अगर पूछ ले तो आर्टिकल 40 और उसके बाद याद रखिए 243, फिर 243 ए से ओ तक होता है आपका क्या? तो इसका पंचायती राज का आर्टिकल। ओके। अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो देखो अनुच्छेद 338 जो है वो संबंधित है अनुसूचित जनजाति आयोग से। तो भाई अनुसूचित जनजाति आयोग से 338, तो बिल्कुल यही सही है। अनुसूचित जो जनजाति होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब ये क्या हो गया? तो ये एसटी हो गया ना भाई, ये इससे तो संबंधित नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग से, तो अनुसूचित जाति जो कि एससी आयोग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एससी आयोग से संबंधित है आपका आर्टिकल 338। अगर 338 ए पूछ लेता ना तो अनुसूचित जनजाति आयोग से, एसटी से संबंधित हो जाता, 338 ए पूछा जाता तो। और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग से पूछ ले तो याद रख लेना ये 338 बी, 338 बी है जो कि पिछड़ा आयोग से संबंधित हो जाता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला भाई तो ये किसने बनाया था? तो ये तो जहांगीर ने बनवाया था। तो नहीं भाई, ये शाहजहां ने बना रखा था मेरे दोस्त, शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो याद रख लीजिएगा खुर्रम था इनके बचपन का नाम, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। और दिल्ली अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो दिल्ली को भी राजधानी इन्होंने ही बनाया था, दिल्ली को राजधानी भी शाहजहां ने बनाया। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो दिल्ली को राजधानी शाहजहां ने बनाया था। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जम्मू ये क्या कहते हैं जामा मस्जिद किसने बनाया, तो जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था, जामा मस्जिद। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना है। जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था। और देखो एक बात शाहजहां से ये भी याद रख लेना है कि शाहजहां के काल में बहुत भवन बनाया गया था, इसलिए इसे मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो देखो शाहजहां के काल में बहुत सारे जो है भवन भी बनाए गए थे, इसीलिए इसे मुगल काल का स्थापत्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया, शाहजहां ने दिल्ली की राजधानी बनाया, शाहजहां ने जामा मस्जिद बनाया, और शाहजहां के टाइम पर ही बहुत सारे भवन बने, इसीलिए इसे मुगल काल का स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रख लेना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ध्यान रख लियो आप लोग। बीबी का मकबरा किसने बनाया? तो बीबी का मकबरा शाहजहां ने नहीं, जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने बनवाया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीबी का मकबरा जो है शाह सासाराम में, और इसे
औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, तो बीबी का मकबरा सासाराम में, और इसे किसने बनाया? तो औरंगजेब ने बनवाया था। आप लोग ध्यान में जरूर रख लेंगे इस बात को भाई मेरे। ठीक है, और बीबी का मकबरा से आपको एक बात ये भी याद रख लेना है कि ये बीबी का मकबरा आखिर कहाँ पर है? तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में, औरंगाबाद। ठीक है, देखो, औरंगजेब को जो है भाई जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसे ही आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था, आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो है झरोखा दर्शन, नवरोज उत्सव और तुलादान प्रथा और भांग की खेती पर रोक लगाई थी। तो क्या क्या किया औरंगजेब ने? इन्होंने झरोखा दर्शन, नवरोज उत्सव, तुलादान प्रथा और भांग की खेती पर रोक लगाई औरंगजेब ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके काल में थे, तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो है औरंगजेब के काल में थे, और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो थे वो औरंगजेब के काल में ही थे। ठीक है, और इनके समय पर पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई औरंगजेब के काल में, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में हुई, और ये औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुआ था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेना है। औरंगजेब से रिलेटेड, औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर कहा जाता था। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के टाइम पर, पुरंदर की संधि 1665 में औरंगजेब के टाइम पर, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, और उसके बाद झरोखा दर्शन, नवरोज उत्सव, तुलादान प्रथा और भांग की खेती पर रोक औरंगजेब ने लगाई। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग अपने कॉपी में जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा अभी। हर्षचरित किसने लिखा? तो हर्षचरित तुलसीदास ने नहीं भाई, सहजानंद सरस्वती ने नहीं। हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, हर्षचरित। अगर बाणभट्ट से और एक याद रख लेना, कादम्बरी, कादम्बरी, तो कादम्बरी भी याद रख लेना है बाणभट्ट से, हर्षचरित भी बाणभट्ट से। ठीक है, सहजानंद सरस्वती से एक पत्रिका याद रख लोगे, हुंकार। ठीक है, हुंकार। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई तो ये 1995 में नहीं, 1950 में भी नहीं, 1945 में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। अगर आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड भी पूछ ले तो इंडियन मॉनेटरी फंड का भी स्थापना 1945 में ही देखने को मिला था। ठीक है, आपसे पूछा जाए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रख लेना है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन टन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, आपके वो आपके हेडक्वार्टर है इसका। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 189 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बराबर होते हैं। ठीक है, वन नीति के अनुसार वन कितने प्रतिशत पर होना चाहिए? तो वन याद रख लीजिएगा 33% पर होना चाहिए, वन वन नीति के अनुसार। और वन नीति दो बार आया था, एक बार आया था 1952 में और एक बार आया था 1988 में। तो वन नीति दो बार, एक बार 1952, एक बार 1988। और वन नीति के अकॉर्डिंग 33% जो है वन होना चाहिए किसी भी राज्य में या फिर कहीं पर भी। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चीनू का स्थानीय पवन कहाँ चलती है? तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक प्रश्न श्योर पूछा जाएगा, जैसा मुझे अभी भी लग रहा है। तो चीनूक कहाँ चलता है भी? तो चीनूक जो आपका एक लोकल विंड है, स्थानीय पवन है, तो ये चलता कहाँ है? तो याद रख लीजिएगा अफ्रीका में, मोरक्को में, जापान में, यूएसए में। तो चीनूक जो है आपका यूएसए, अमेरिका में चलता है। चीनूक को ही हिमखोर भी कहते हैं, चीनूक को ही हिमखोर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे अफ्रीका में पूछ ले कि अफ्रीका में कौन सा विंड चलता है, तो याद रख लीजिएगा हरमट्टान, हरमट्टान, हरमट्टान। इसी को ही डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, हरमट्टान इसी को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, जो कि आपके अफ्रीका में चलता है या फिर पश्चिमी सहारा में भी चलता है। ठीक है, तो अफ्रीका और पश्चिमी सहारा में हरमट्टान विंड चलता है, जिसे डॉक्टर विंड के नाम से भी कहा जाता है। मोरक्को अगर पूछ ले तो मोरक्को में जो है भाई एक सिरक्को नाम का विंड चलता है, सिरक्को, सिरक्को नाम का विंड चलता है मोरक्को में। और सिरक्को को ही रक्त की वर्षा, ब्लड रेन भी कहते हैं, सिरक्को को रक्त की वर्षा, ब्लड रेन भी कहा जाता है। जापान में जो है भाई एक यामू नाम का विंड चलता है, लोकल विंड, यामू नाम का विंड चलता है आपके जापान में। अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में भाई एक याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया में चलता है ब्रीफ फिल्डर। क्या? तो ब्रीफ, ब्रीफ फिल्डर, ब्रीफ फिल्डर आपके ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और एक याद रख लेना आप लोग, लू, लू कहाँ पर चलता है? तो लू आपके भारत में चलता है, एक लोकल विंड है। प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन किसका बना होता है भाई? तो प्रोटीन जो होता है ये किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। तो बिल्कुल यही अमीनो एसिड का जो है प्रोटीन बना होता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो नाइट्रोजन में होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन, नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और अगर पूछ ले कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है, तो याद रख लेना है 78% होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है एटमॉस्फेयर में, 78% होता है।
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप पूछा जाए तो मैकमिलन ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने। तो बिल्कुल हम्फ्री डेवी ने जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार करा है। और इसका यूज कहाँ पर करा जाता था? तो कोयला खदान में सेफ्टी लैंप का यूज करा जाता है, और आविष्कार इसके हम्फ्री डेवी है। ठीक है। साइकिल का आविष्कार किसने करा है? तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने करा है। और ये भाप इंजन का आविष्कार किसने करा है? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने करा है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो सापेक्षता का सिद्धांत, तो सापेक्षता का सिद्धांत मतलब इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? तो याद रख लीजिएगा, न्यूटन ने तो नहीं भाई, आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। और इन्होंने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी सिद्धांत दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इससे रिलेटेड दो सिद्धांत याद रख लीजिएगा, एक तो सापेक्षता का सिद्धांत और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत याद रख लीजिएगा। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला है। प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आपके आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहते हैं हम, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिला है। मंडल कमीशन के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, इस समय किसकी सरकार थी? तो देखो, ये तो आप जानते ही हो भाई कि मंडल कमीशन के कारण जो है ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। ये मंडल कमीशन का काम था। लेकिन पूछा है कि किसकी सरकार थी? तो मंडल कमीशन के कारण 27% का आरक्षण मिला, तो इसमें किसकी सरकार थी? तो देखो, सरकार अगर पूछ ले कि इसे लागू कराया था जनता दल ने, ठीक है ना, लागू कराया था जनता दल ने। लेकिन जब ये लागू हुआ 27% आरक्षण, तभी जो है संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। जब लागू हुआ तभी संयुक्त मोर्चा की सरकार। ये हुआ किसके, देखो अभी यहाँ पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखो यहाँ पूछ क्या रहा है, पहले ये ध्यान में रख लेना। देखो, मंडल कमीशन के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, इस समय किसकी सरकार थी? तो किसकी सरकार थी मतलब किसके टाइम पर लागू हुआ? तो लागू जो हुआ था ये संयुक्त मोर्चा के टाइम पर हुआ था, संयुक्त मोर्चा के सरकार के टाइम पर लागू हुआ। लेकिन इसे लागू करवाया किसने था? तो देखो, जनता दल ने इस बात को रखा था कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये मेन काम था जनता दल का, इन्होंने कराया था। बट जब ये लागू हुआ तो उस समय जो है संयुक्त मोर्चा का सरकार था। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे जहरीला होता है? तो देखो, नाइट्रोजनियस वेस्ट में सबसे जहरीला अगर पूछ ले, तो नाइट्रोजनियस वेस्ट में सबसे जहरीला भाई यूरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रेट या फिर कोई नहीं। तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होते हैं उसमें सबसे जहरीला कौन सा होता है? तो देख लो, बता दो यहाँ पर आप लोग। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग बता सकते हो इसमें कि सबसे जहरीला जो होता है वो यूरिक एसिड तो नहीं भाई, अमोनिया सबसे जहरीला हो जाता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया सबसे जहरीला हो जाता है नाइट्रोजन वेस्ट में। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम जहरीला कौन सा होता है, तो यूरिक एसिड कम जहरीला। लेस पॉइजनस कौन होता है भाई? तो यूरिक एसिड, याद रख लीजिएगा। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो खैरा रोग, देखो, धान में होता है खैरा रोग। किस में होता है? तो खैरा रोग होता है धान में। ठीक है। किसकी कमी से होता है? तो याद रख लेना, आयरन की कमी से नहीं, मरकरी की कमी से नहीं, कैडमियम की कमी से नहीं, जिंक की कमी से जो है खैरा रोग धान में देखने को मिलता है। कैडमियम की कमी से जो है इटाई इटाई या आउच आउच, इटाई इटाई या आउच आउच रोग देखने को मिलता है। मरकरी से आपका क्या देखने को मिलता है? मीना माता डिजीज देखने को मिलता है। मरकरी ज्यादा हो जाए तो मीना माता डिजीज। अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग देखने को मिलता है, एनीमिया, रक्त अल्पता, एनीमिया रोग देखने को मिलता है। पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो पौधा अगर पूछा जाए कि पौधा का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो प्लांट का सेल वॉल पूछे, तो प्लांट का सेल वॉल प्रोटीन का नहीं, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फंगी का सेल वॉल किसका बना रहता है, तो फंगी का जो होता है वो काइटिन का बना होता है। फंगी का सेल वॉल किसका? तो काइटिन का बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे? तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकोन से बना हुआ होता है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो ध्यान में रख लियो भाई कि स्वदेश बांधव समिति, तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने कर रखी थी? तो स्वदेश बांधव समिति की राजा राम मोहन रॉय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी किसने? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको।
पेंसिल लीड बना होता है, तो पेंसिल का जो लेड बना होता है वो किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, पेंसिल का लीड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। अम, हीरा, हीरा से क्या याद रख लेना भाई, तो ये सबसे हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट। और इसे इसी के वजह से शीशा काटने में ये हेल्पफुल होता है, शीशा को कट करने में, शीशा कटिंग में ये यूज करा जाता है आपका हीरा। ठीक है। बिहार का कुल साक्षरता दर है, तो देखो बिहार का कुल साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है, तो बिहार का कुल साक्षरता दर क्या है भाई, तो बता दो आप लोग, क्या है कुल साक्षरता दर? 61.8 है बिहार का कुल साक्षरता दर। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है, तो देखो राज्यसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु पूछ रखा है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष हो जाता है। और राज्यसभा को ही भाई उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। और इसे ये कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। इसमें अगर पूछ ले कि इसका कार्यकाल, जो सदस्यों का कार्यकाल कितना, तो 2 साल का होता है। और इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, 6 साल का। लेकिन इसमें जो है 1/3 जो है वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं इसके सदस्य, ठीक है। तो 1/3 सदस्य हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं राज्यसभा का। अगर 35 साल ध्यान में रख लीजिएगा, तो 35 वर्ष होता है आपके राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना, तो 35 वर्ष है। वोट देने के लिए आयु अगर पूछ ले, तो वोट देने के लिए 18 वर्ष है। अगर लोकसभा का पूछ ले कि लोकसभा के लिए आयु कितना है, तो लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष है। अगर विधानसभा के लिए पूछ ले, तो विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और विधान परिषद के लिए पूछ ले, तो विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष हो जाता है। ठीक है। तो तो याद रख लीजिएगा, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, और वोट देने की आयु 18 वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री बनने की आयु कितना है, तो प्रधानमंत्री बनने का आयु भी भाई 25 साल हो जाता है, 25 साल अगर वो लोकसभा से है। ठीक है, तो 25 साल है प्रधानमंत्री बनने का आयु। अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री बनने का आयु, तो मुख्यमंत्री बनने का भी आयु जो है 25 वर्षीय होता है। इस तरह से ध्यान में रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जितने भी प्रश्न हो सकते थे मैंने यहाँ आपसे डिस्कस करा है। तो चलिए, मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।